बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये टॉपिक मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि 9 से लेकर फर्स्ट ईयर तक बाद स्टूडेंट बल्कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस टॉपिक को फर्स्ट ईयर तक भी नहीं समझ पाते क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट ना तो 9 में समझ पाते हैं ना फर्स्ट ईयर में समझ पाते हैं। तो चलिए आज हम पूरी डिटेल के साथ आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेकिन टॉपिक में बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जितने भी न्यू वीडियो हों उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। हाँ जी, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो मैं आपको समझाऊं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक से हमारा मुराद यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हमारे से क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, और कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं जैसे कि ये कहते हैं अरेंजमेंट को। तो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने जान लिया कि ये किसे कहते हैं, तो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये अरेंजमेंट हम कहाँ पर करेंगे, मतलब अरेंजमेंट तो ठीक है हम करते हैं, लेकिन कहाँ पर हम ये अरेंजमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम ये करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है इनटू डिफरेंट एनर्जी एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब उन ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी डिफरेंट है, जिनका शेप डिफरेंट है। अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरह शेप डिफरेंट होना चाहिए और किस तरह एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो हम इसकी डिफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट एनर्जी एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफिनेशन कर सकते हैं। आगे हम अभी इसको और भी डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये करते हैं। तो अभी ये वाला स्टेप जो है ये फ़र्स्ट ईयर वालों के लिए है क्योंकि 9th में ये नहीं है, ये फ़र्स्ट ईयर में है। तो मैं एक साथ ही कर रहा हूँ, 9th और फर्स्ट ईयर दोनों के लिए मैं कर रहा हूँ। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो जिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। तो उसमें पहला प्रिंसिपल है अफबाउ प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा है हुंड्स रूल। ये वो 3 प्रिंसिपल हैं जिसकी बुनियाद पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर इन 3 प्रिंसिपल में हम एक भी छोड़ दें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर ही नहीं सकते। अगर हम कर भी दें तो वो क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास है अफबाउ प्रिंसिपल। पहले तो जान लेते हैं कि अफबाउ इसका नाम क्या है। तो ये जो है ये जर्मन वर्ड है जिसकी मानी है हाँ जी, तो अफबाउ प्रिंसिपल है। अफबाउ जो है ये मैंने यहाँ पर नीचे लिखा कि ये ग्रीक वर्ड है, जर्मन वर्ड है और इसकी मानी है बॉइलिंग अप। तो इसको हम बॉइलिंग अप प्रिंसिपल भी कहते हैं। और इस प्रिंसिपल के लिहाज से हम इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल्स में 2 तरह के, मतलब हम 2 तरीक़ों से हम वो फिल कर सकते हैं ऑर्बिटल्स। किस तरह, पहला मैंने लिखे इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट फिल्ड इन दोज ऑर्बिटल्स विच हैव लोअर n+l वैल्यू। वो ऑर्बिटल जिनकी n+l वैल्यू कम हो, तो जिनकी कम हो इलेक्ट्रॉन पहले हम उसमें फिल करेंगे। ठीक है, आगे हम जाके पढ़ते हैं कि n+l वैल्यू क्या है। ठीक है, और ये किसे कहते हैं, कैसे इसकी वैल्यू कम आएगी। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है इफ़ 2 ऑर्बिटल्स हैव द सेम n+l वैल्यू देन वन हैव लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर एनर्जी एंड विल बी फिल्ड अप फर्स्ट। अब इन केस अगर दोनों ऑर्बिटल्स की जो है n+l वैल्यू सेम हो, ये मतलब एक्सेप्शनल केसेस है कि अगर दोनों ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम आए तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, तो हम फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किसकी n वैल्यू कम है। तो जिसकी n वैल्यू कम हो उसकी एनर्जी कम होगी, तो जिसकी एनर्जी कम होगी हम फिर उसी में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। ये उसका दूसरा पॉइंट है। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह n+l वैल्यू कम आएगी और n+l वैल्यू जो है वो कहते किसे हैं।
तो जैसा कि आपने क्वांटम नंबर्स पढ़े होंगे, क्वांटम नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? तो ये वो नंबर्स हैं जो मैं यहाँ पर शॉर्ट लिखता हूँ, जो क्या देती है, एड्रेस ऑफ मतलब शेल और उसके अंदर न्यूट्रॉन जो है उसका मुकम्मल एड्रेस है। ये मुकम्मल एड्रेस से क्या मतलब है कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्वांटम नंबर्स के में फोर नंबर्स हैं, तो वो 4 नंबर जो है वो हमें शेल और इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो है मुकम्मल इंफॉर्मेशन देते हैं ये नंबर्स। तो इसको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो अब हमने डिस्कस करना है n+l क्या है। तो इस n+l के लिए हमने यहाँ 2 क्वांटम नंबर जो हैं वो डिस्कस करने हैं। n जो आता है असल में पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, जो n से रिप्रेजेंट होता है। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जो क्या होता है, एल से डिनोट होता है। तो ये 2 क्वांटम नंबर जो है हमने क्या करने हैं, हमने अभी यहाँ पर डिस्कस करने हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, हम ये पहला वाला लिखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये वो क्वांटम नंबर है जो क्या करता है, ये नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, ये जो है हमें शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सिर्फ शेल्स के बारे में, ठीक है। और ये किस चीज़ से डिनोट होता है, एन से डिनोट होता है। और इसकी स्टार्टिंग कैसी होती है, n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब हम कहते हैं कि n कांट बी 0। अब हम कहते हैं कि n जो है ये 0 के बराबर नहीं होता, कभी ये 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो हमने यहाँ पर कह दिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, हमने यहाँ पर कह दिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट शेल्स, ये सिर्फ शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये नंबर। तो शेल्स कभी 0 हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, अप टू सो ऑन, लेकिन 0 नहीं हो सकते। इसीलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये कभी 0 नहीं हो सकता। अब दूसरी बात इसमें ये है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। मतलब जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा, लोअर होगा, एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और वो इससे पहले जो 2 पॉइंट्स थे उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि अगर दोनों की n+l वैल्यू कम सेम हो, दोनों ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम हो, तो फिर हम वो देखेंगे कि किसकी n+l वैल्यू कम है। तो किसकी n वैल्यू कम है, तो जिसकी n वैल्यू हमें कम मिलेगी तो उसके पास मतलब कि एनर्जी कम है, तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पहले फिल करेंगे। तो वो इस रिलेशन पे हमने कहा था कि जिसके पास n की वैल्यू कम हो उसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। तो जी एनर्जी लोअर होगी, हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसमें फिल करेंगे। अब दूसरा यहाँ पर हमारे पास है, अब ये दूसरा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करते हैं, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, ये ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। सिर्फ वो शेल के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो ये जो है,
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, वो शेल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब दूसरा है इजीमुथल क्वांटम नंबर, तो ये क्या करता है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स। मतलब ये ऑर्बिटल्स के बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन करता है। ये किस चीज़ से डिनोट होता है, एल से ये डिनोट होता है। और एक बात हमेशा याद रखें कि एल की वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ एल इज वन टाइम lower than वैल्यू ऑफ एन। हमने ये पढ़ा कि वैल्यू ऑफ एल इज़ ऑलवेज वन टाइम लोअर देन वैल्यू ऑफ एन। मतलब कि एल की जो वैल्यू है वो एन की वैल्यू से हमेशा वन टाइम क्या होगी, कम होगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एल कैन बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एल क्या है, ज़ीरो भी हो सकता है। अब एल हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो ऑर्बिटल्स की मतलब सब शेल्स की देता है। तो सब शेल्स क्या है, एस पी डी एफ। सॉरी ये सब शेल्स है, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स नहीं है, ये क्या है, ये सब शेल्स है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल्स के बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो एस पी डी एफ जी अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या था, एन। तो एन हमें क्या देता था, शेल्स के बारे में। तो शेल्स क्या है, के एल एम एन, ठीक है। तो भी हमें इसके बारे में देता है, सब शेल्स के बारे में। ये हमें क्या करता है, शेल्स के बारे में देता है। अब अगर हम इस पॉइंट को पकड़ें कि वैल्यू ऑफ एल इज़ ऑलवेज लोअर वन टाइम लोअर देन वैल्यू ऑफ एन, तो ये हम किस बेस पे कह रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास एन है, इनकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, वन से, चूँकि हमने कहा कि ज़ीरो हो नहीं सकती, टू 3 4 अप टू सो ऑन। ये हमें क्या देता है, एन मतलब ये शेल्स हैं, तो ठीक है, ये क्या हो गया, एल एम एन, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं एल, तो एल ज़ीरो के बराबर हो सकते हैं, मतलब सब शेल जो है वो ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो 0 1 2 3। अब ये क्या है, सब शेल्स है, तो एस पी डी ई, सॉरी एफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ख़ुद देख लें आप, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। तो ये ओबे करता है कि नहीं, वैल्यू ऑफ एल इन ऑलवेज लोअर देन वन टाइम लोअर देन वैल्यू ऑफ एन। वही बात हुई ना कि एल की वैल्यू हमेशा वन टाइम लोअर होगी एन की वैल्यू से। अब एन प्लस एल रिलेशन की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट सपोज मैंने फिलिंग कहाँ करनी है, ऑर्बिटल्स में ही करनी है ना, मतलब वहाँ पर करनी है। तो मैं अभी एस में कर रहा हूँ, एस है मेरे पास और पी है मेरे पास। अभी ये 2 सब शेल्स हैं, ठीक है। मैं इसमें फिलिंग कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखना है कि एन प्लस एल वैल्यू किसकी कम है। अगर जिसकी कम हो, मैं इलेक्ट्रॉन पहले उसको दूंगा। तो मैं इसकी मतलब ये वैल्यू इन दोनों के लिए कैसे देंगे, पहले एस है तो एस की एल वैल्यू क्या है, 0 है। और फिर ये देखें एन वैल्यू इसके लिए क्या है, 1 है। तो एन प्लस एल वैल्यू है किसके लिए है, एस के लिए है। एस के लिए जो है एल की वैल्यू क्या है, 0 है, और एन की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गया, 1। तो मतलब एन प्लस एल वैल्यू एस के लिए क्या है, 1 आ गया। अब मैं पी के लिए देख रहा हूँ, किसके लिए,
पी के लिए देख रहा हूँ, तो देखें पी के लिए जो है एल की वैल्यू क्या है 1 और एन की वैल्यू क्या है 2। तो अब देखें एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 1 है, 1 है, तो ये क्या हो गया 3। देखो ये देखें, मतलब यहाँ पर एस की एन प्लस एन वैल्यू 1 है, यहाँ पर पी की एन प्लस एन वैल्यू 3 है, तो लोअर कौन सा है एस वाला है ना। तो हम पहले और इलेक्ट्रॉन इसको एस में फिल करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन इसको जाए। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एन प्लस एल वैल्यू दोनों ऑर्बिटल की सेम हो तो उसके बाद हम क्या करेंगे। तो फिर मैंने कहा था कि एन की वैल्यू देखेंगे, अगर ये लोअर हो तो मतलब इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी भी लोअर है, तो एनर्जी जिसकी लोअर हो हम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट उसी में फिल करेंगे। ये मैंने कहा था ना, फर्स्ट अब फिर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब कैसे हम देखेंगे, वही बात हुई, एस है और पी है, इसकी क्या है, लेट सपोज ये एस एग्जांपल के तौर पे सेम एन प्लस एल, इन दोनों की एन प्लस एल वैल्यू क्या है सेम है। तो अब हम इसकी एन वैल्यू देखेंगे, तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ 1 2 3 4, एल है 0 1 2 3, ये एस है पी डी और ये क्या है एफ है। तो अब यहाँ पर देखें एस के लिए देखें तो एन वैल्यू क्या है 1 है, एस के लिए क्या है एन वैल्यू, ये यहाँ पर 1 है। पी के लिए देखें, पी के लिए क्या है, पी के लिए यहाँ एन की वैल्यू 2 है। तो अब इसमें लोअर कौन सी है, ये वाली है ना, ये वैल्यू लोअर है, तो मतलब हम पहले इलेक्ट्रॉन्स के किस में फिल करेंगे, एस में करेंगे, क्योंकि इसकी एन वैल्यू क्या है कम है। ठीक है, अब देखें तो अकॉर्डिंग टू बोइलिंग अप प्रिंसिपल, मतलब आबो प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल के मुताबिक हम इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p। तो अब 3p के बाद क्या आता है, 3d आता है ना, लेकिन हमने 4s लिखा है, क्यों, क्योंकि जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसके बाद जो है इसकी एनर्जी क्या है कम है, मतलब इसकी n प्लस एन वैल्यू कम है और 3d की ज़्यादा है। तो 3d से पहले हम ज़रूर 4s लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 4p दोबारा आ गया। तो इसी तरह हम नीचे अब जाएंगे, आपको ये आ जाएगी समझ। तो अब हमारे पास दूसरा प्रिंसिपल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये भी उन प्रिंसिपल में से दूसरा प्रिंसिपल है। इसके मुताबिक मैंने यहाँ पर लिखा है कि इन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर के सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं। फिर मैंने उसके बाद मैं लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, मतलब उस ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन जो है वो ज़रूर ऑपोजिट होगी, वो एक ही डायरेक्शन में स्पिन नहीं करेंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो मोशन नहीं करेंगे, बल्कि एक डायरेक्शन में होगा तो दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को इस तरह भी डिस्क्राइब, इसके स्टेटमेंट को इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, मतलब जिन ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर जो हैं वो कभी सेम नहीं आ सकती। क्वांटम नंबर्स मैंने आपको बता दी कि 4 है और वो फुल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन एन ऑर्बिटल है। तो ठीक है, 2 तो हमने डिस्कस कर लिए, तो एक उसमें फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और दूसरा क्या है स्पिन क्वांटम नंबर भी है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो तो m से डिनोट होता है
और वो हमें देता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शो करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो एम से रिप्रेजेंट होता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शो करता है हमें। फिर उसके बाद आखिरी जो क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये एस से डिनोट होता है और ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमें बताता है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। तो फिर पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कहते हैं कि ये 4 क्वांटम नंबर्स हो गए ना, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की ये 4 क्वांटम नंबर जो इनकी सेट जो है ये सेम नहीं हो सकती। यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्वांटम नंबर की एक सेट बनाई हमने एक सेट। इसमें देखें n है तो 1 2 3 4 5 है, फिर l है तो 0 1 2 3 4। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया, तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में 0 है, फिर +1 0 -1, फिर यहाँ पर क्या है +2 +1 0 -1 -2, यहाँ पर +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। ये हम क्यों लिखते हैं? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए हम बताते हैं कि ये मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसकी वैल्यू है m की वैल्यू, वो डिपेंड करती है l की वैल्यू पर। मतलब m की वैल्यू जो है m डिपेंड्स अपॉन l, मतलब द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ l। तो किस तरह वैल्यू ऑफ l पे डिपेंड करती हैं? तो ये -l से लेकर +l से लेकर -l तक है, इस तरह ये इस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, हम ये कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ वहाँ पर तो हमने लिखा कि +l to -l तक है, लेकिन हम यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि -l to +l तक वैल्यू है। वो कैसे होगी कि यहाँ पर देखिए 1 है तो -1 0 +1, तो ये 1 जो है ये l की वैल्यू है ना, तो l की वैल्यू यहाँ पर l की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर है -1 to +1। तो यहाँ पर हमने लिखा था कि माइनस से लेकर +l तक इसकी वैल्यू अलाउड है, मतलब इस पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर देखें 2 वैल्यू है l की, तो -2 -1 0 +1 +2। यहाँ पर फिर 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। यहाँ पर ये जो है ये स्पिन क्वांटम नंबर है। तो मैंने आपको कहा था कि स्पिन जो है स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या शो करता है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है कि ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो +1/2 जो है ये क्या है? ये हम एंटी क्लॉकवाइज के लिए लिखते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्या है? क्लॉकवाइज है। तो अब हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए देखें, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि फर्ज़ करिए ये क्या है, ये एक ऑर्बिटल है, इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑपोजिट मोशन में ऑपोजिट स्पिन करेंगे। इसमें इस फर्स्ट वन वाली के लिए ये जो है इसके लिए हम मतलब सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो फाइंड करते हैं। तो इसके लिए फ़र्ज़ करें n की वैल्यू क्या है? इसके लिए n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। फिर m की वैल्यू क्या आएगी? वो भी 0 आएगी। अब स्पिन जो है, तो स्पिन फ़र्ज़ करें ये वाला जो है ये क्लॉकवाइज है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज हम लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज +1/2 है। तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आ गया एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम क्या करते हैं इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो रह गया इसके लिए अब हम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स लेते हैं। तो n की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी 1, l की क्या आएगी 0, m की क्या आएगी 0। अब देखें ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज था, तो हमने कहा था कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो मतलब ये क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज की वैल्यू क्या है? -1/2। ये देखें ये सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसमें क्या डिफरेंस है? ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर +1/2 है एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर -1/2 है क्लॉकवाइज है। तो हम तब ये कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते एक ऑर्बिटल।
हमारे पास तीसरा रूल क्या है, हुंड्स रूल है। तो हुंड्स रूल के मुताबिक मैं आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ डी जनरेटेड ऑर्बिटल आर अवेलेबल, डी जनरेटेड, अभी ये स्टेटमेंट पढ़ के मैं आपको क्लियर करता हूँ कि डी जनरेटेड ऑर्बिटल किसे कहते हैं, लेकिन पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लें। इफ़ डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, अगर डी जनरेटेड ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल हो, एंड मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फिल्ड इन देम, अगर डी जनरेटेड ऑर्बिटल अवेलेबल हो और उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हो, तो फिर हम क्या करेंगे, दे शुड बी प्लेस इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन। तो फिर अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमने डी जनरेटेड ऑर्बिटल में फिल करने हो, तो वो सारे हम डिफरेंट ऑर्बिटल में फिल करेंगे एक ही स्पिन के साथ। मतलब कि एक में करेंगे, दूसरा दूसरे ऑर्बिटल में करेंगे, तीसरा फिर तीसरे ऑर्बिटल में करेंगे, और तीनों की स्पिन क्या होगी, सेम होगी, rather देन टू पुट इन सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। ऐसा हम नहीं करेंगे कि अगर पर्स करें दो इलेक्ट्रॉन हो, मोर देन वन है ना, टू इलेक्ट्रॉन्स हो और डी जनरेटेड ऑर्बिटल में फिल करने हो, तो हम ये दोनों एक ही ऑर्बिटल में डाल दें और दोनों की स्पिन ऑपोजिट करें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इनमें से एक हम एक में डालेंगे, दूसरा हम दूसरे में डालेंगे, दोनों की स्पिन क्या होगी, सेम होगी, या क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब आइए पढ़ते हैं कि डी जनरेटेड ऑर्बिटल किसे कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि डी जनरेटेड ऑर्बिटल किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी शेप, मतलब वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप जो है वो सेम हो। फिर मैंने लिखा है कि पी हैज़ डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, तो पी जो है ये हमारे साथ ये सब शेल है, तो इसकी जो मतलब पी सब शेल जो है इसके साथ डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है। तो अब पढ़ते हैं कि इसके साथ कौन से और कैसे डी जनरेटेड। अब देखिए पी जो है पी हमारे पास सब शेल है, तो इसके अंदर ऑर्बिटल्स क्या हैं, पी एक्स हैं, पी वाई हैं, पी जेड है। तो पी तो बजाते खुद एक सब शेल है, लेकिन इसके अंदर जो है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ही ऑर्बिटल्स है। और कौन से ऑर्बिटल्स हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है ये। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि पी सब शेल के साथ हमारे पास क्या है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। तो इसके बाद फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सब शेल, मतलब डी जनरेटेड ऑर्बिटल को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम और टू द सेम सब शेल, मतलब मुख्तलिफ ऑर्बिटल जो हैं वैसे ऐसे मुख्तलिफ ऑर्बिटल जो एक ही सब शेल से या एक ही तरह सब शेल से वो क्या करते हो, बिलोंग करते हो। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, ये है डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं और वो एक ही सब शेल के मतलब एक ही सब शेल से तीनों क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो ये क्या है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल है। तो इसकी डिफिनेशन हम फिर ऐसी भी कर सकते हैं। अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। रूल जो थे वो सारे हमने पढ़ लिए हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी करते हैं। पहले एग्जांपल में है बोरॉन। बोरॉन हम 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमने बोरॉन के 3 ऑर्बिटल्स में, मतलब 5 और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने बोरॉन के ऑर्बिटल्स में क्या करने हैं, फिल करने हैं। तो पहले हम फिलिंग कैसे करते हैं, बोरॉन जो है B5 है, तो हम क्या करेंगे 1s2, क्योंकि S जो है वो एक सब शेल है, उसके अंदर फिर हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, 2 आते हैं, वो हमने पढ़ लिया। तो 1s2, उसके बाद 2s2 आ गया, उसके बाद क्या आ गया 2p1, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखें ज़रा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 4 हो गए, और 1 ये हो गया, तो 5 हो गए। लास्ट पे जितने रह जाते हैं वो एक ही में फिल करने होते हैं, अगर उसमें आते हैं उतने। तो उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल फिर क्या है कि कार्बन है। कार्बन क्या है, C6 है फिर कार्बन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कार्बन की हम अगर फिलिंग करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p2 आ गया। अब यहाँ पर मैंने 2p1 लिखा है, यहाँ पर 2p2 लिखा है, तो मैंने आपको बता दिया। देखें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर p जो है मैंने आपको कहा था कि इसके साथ डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर px है, ये py है, ये pz है। तो यहाँ पर देखें एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया,
इसी वजह से यहाँ पर मैंने 2 लिखा है। यहाँ पर 1 है तो मतलब यहाँ पर सिर्फ वहाँ पर सिर्फ इनमें से एक में सिर्फ आया है, बाकी में 0 0 है। यहाँ पर ये क्या है, 0 है यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है तीसरा एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, 8 है, ठीक है। तो अब देखें 8 को हमने किस तरह फिल करना है, तो 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ मैंने ये 4 क्यों लिखा है, तो वापस देखें यहाँ पर इसके साथ डीजेनरेटेड क्या है, इसके साथ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है, px है, py है, pz है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर 4 है ना, तो एक किसके पास आ गया, एक किसके पास आ गया, एक किसके पास आ गया, एक अभी भी रह गया, तो एक 2 कर लो, तो एक के पास 2 आ गया, तो 1 2 3 4। तो इसी वजह से इसमें आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब भी इसमें 2 और भी आ सकते हैं, अगर ये 10 हो तब भी इन्हीं में ये आ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फ्लोरीन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, तो 1s2 2s2 2p5। 5 मैंने कैसे डाल दिया, देखिए 1 2 3 4 और 5 जो है 9 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए इसके डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। एक px है, एक py है, एक pz है। तो देखिए 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 1 इसमें आ गया, तो 1 2 3 4 5, तो उसमें 5 आ गए। इसमें अब भी एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब हमारे पास है नियॉन, तो नियॉन की इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं 1s2 2s2, ठीक है, 2p6। तो इस क्या हो गए 1 2 3 4 5 और 6 जो है क्या हो गए, 10 हो गए। अब यहाँ पर देखिए इसको, इसके पास क्या है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं इसके, तो px हैं, py हैं और pz है। तो 1 2 3 4 6 अब रह गए ना, तो 6 हमने इसमें फिल करने हैं 2 2 2, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें अब और नहीं आ सकते, बस ये फिल हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं और इसके डीजेनरेटेड ऑर्बिटल भी जो थे वो भी फिल हो गए हैं, तो इसमें अब और नहीं आ सकते।